वाला है इतिहास के लघुत्तरीय में, है ना। 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इतिहास के लघुत्तरीय में 2027 में, है ना। 2027 में आपका 6 फर्स्ट शिफ्ट में और 6 सेकेंड शिफ्ट में, यानी टोटल 12 लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 12 लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा 2026 में आपको, ठीक है ना। बनाना कितना होता है, तो 6 में से 3 बनाना होता है लघुत्तरीय में, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में, और 6 में से 3 बनाना होता है आपका दीर्घोत्तरीय ये लघुत्तरीय में सेकंड शिफ्ट में। तो बनाना आपको 3 ही है, लेकिन आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, है ना। तो अगर हम लोग वीवीआई पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा कि 3 क्वेश्चन बनाना है और 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगर सिर्फ वीवीआई वाला पढ़ेंगे तब, है ना। लेकिन अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकांश पढ़े, पूरा पढ़े, तो आपको क्या होगा कि 6 में से 6 या 6 में से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा यहीं से, है ना। और इसमें से आपको 3 बनाना रहेगा, तो आराम से आप बनाएंगे, है ना, अपने मन से बनाएंगे, जो 3 अच्छा लगेगा वो 3 को बनाएंगे, और एक 2-3 को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इतिहास विषय है तो आप लोग टिके रहेंगे आराम से, है ना, समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, है ना, पूरा पढ़ाइए, तो पूरा ही पढ़ा रहे हैं। भूगोल कब होगा, भूगोल होगा टाइम से, ठीक है। इसके बाद भूगोल का बारी है, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, सब हो जाएगा, है ना। आपको जो बस जितना पहले मिला है उसको तैयार कर लीजिए, पॉलिटिकल और ये आपका इकोनॉमिक्स, और अब इतिहास हो रहा तो इतिहास को भी तैयार करिए, फिर भूगोल होगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग, पहला ही परिभाषा है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रवाद का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद मतलब कह रहा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश, है ना, देश होता है, नहीं। तो कह रहा है कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है ना। आपका अपने देश के प्रति अगर प्रेम का भावना है तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाएगा। जैसे हम लोग भारत के लोग हैं और भारत से हम लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम लोग क्या है, राष्ट्रवादी है, क्या है, राष्ट्रवादी है, नहीं, है ना। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है ना। तो आपको अगर अपने देश के प्रति प्रेम के भावना है, आपके मन में अपने देश के प्रति प्रेम का भावना है, तो क्या है कि आपके कहीं ना कहीं आपको देश के प्रति राष्ट्रवाद का भावना है ना। यही चीज है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, भारत माता की जय, है ना, ठीक है। तो ये जो भारत माता की जय कहते हैं, ये एक राष्ट्रवाद का ही क्या है, भावना है ना। हम भारतीय एक हैं, ये एक राष्ट्रवाद का ही क्या है, भावना है ना, ठीक है। चलिए, या जब भी क्रिकेट वगैरह होता है तो उसमें हम लोग पूरा भारत के लोग एक हो जाते हैं पाकिस्तान को हराने के लिए, है ना। तो ये सब राष्ट्रवाद का भावना के वजह से होता है। नेक्स्ट, दूसरा परिभाषा है राष्ट्रवाद का, कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसा फीलिंग है जो किसी विशेष जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, जो किसी, है ना, जो किसी विशेष, है ना, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, है ना, परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक क्षेत्र है ना, या सामाजिक क्षेत्र है ना, वहां पर रहने वाले लोगों में एकता की भावना का वाहक बनती है, तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी, यहाँ जहां पर इतना जगह लिखा है इसके जगह आप लिख सकते हैं देश, क्या लिख सकते हैं, देश, किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है ना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसा फीलिंग है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में क्या होती है, एकता का वाहक बनती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम सब भारतीय क्या हो जाए, एक है, हम सब भारतीय एक है ना, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई देश के साथ लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो उस समय हम सब लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये जो एकता का भावना है, यही राष्ट्रवाद है, हम सब लोग एक हो जाते हैं, है ना, यही क्या है, राष्ट्रवाद है, यही क्या है, राष्ट्रवाद है, समझ गए। तो राष्ट्रवाद का 2 परिभाषा यहाँ पर, कोई एक आप याद रखिएगा, है ना। देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, या ये बुक में दिया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है,
या इसको सिंपल करना हो तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए चले हम लोग नेक्स्ट आपका आगे। नेक्स्ट आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है मेटरनिक युग क्या है। इतिहास का जो आपका पहला चैप्टर है ना, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, यहाँ पर हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति एक टॉपिक है ना यूरोप में राष्ट्रवाद का। तो फ्रांस की क्रांति है ना से संबंधित है मेटरनिक युग, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग किसको कहा गया है। तो कह रहा है कि मेटरनिक युग जो है मेटरनिक युग क्या है जानते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था, ऑस्ट्रिया का, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक देश था और यहाँ का चांसलर था मेटरनिक। चांसलर का मतलब समझ सकते हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो कह रहा है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीति में, यूरोप एक महादेश है, यूरोप क्या है, एक महादेश है, यहाँ के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए है ना 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है ना। मेटरनिक युग क्या है, तो बोल रहा है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया देश का एक चांसलर था। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक देश है ना। ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोप महादेश का एक देश है, यूरोप महादेश है ना। और इसके अंदर एक ऑस्ट्रिया जो है क्या है, एक देश है। और यहाँ के चांसलर का नाम है मेटरनिक। यहाँ के चांसलर का नाम क्या है, मेटरनिक, है ना। ये मेटरनिक जो था ये 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पूरा यूरोप देश में, पूरा यूरोप महादेश में जो ये चाहता था वही होता था। चाहे इटली में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में हो, हर जगह जो मेटरनिक चाहता था वही होता था 1815 से 1848 तक। इसीलिए 1815 से 1848 के इसीलिए इसके समय को ही क्या कहा गया, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक जो है ये यूरोप महादेश का देश है, ऑस्ट्रिया यहाँ का चांसलर था। और 1815 से 1848 तक पूरा यूरोप में, है ना, पूरा यूरोप के राजनीति में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो चाहता था वही होता था फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, यूरोप के सभी देशों में। इसीलिए जो है 1815 से 1848 के काल को, है ना, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए। सिंपल भी आप लिख सकते हैं कि 1815 से 1848 के काल को, है ना, मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। तो ये जो वियना सम्मेलन था ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था और इसको हम लोग देखेंगे अभी। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, है ना, वियना अगर हम लोग देखें ये, इसमें आप इंपोर्टेंट डेट को ध्यान रखें। जैसे मेटरनिक युग बोला तो यहाँ पे 1815 से 1848, ये मेन इसमें आपको ये याद रखना 1815 से 1848 नहीं, है ना। चलिए आगे है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। अब हमको वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के बारे में लिखना है जो कि 1815 में, है ना। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में, है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया था, है ना। और इसके चांसलर कौन थे, तो मेटरनिक इसके चांसलर थे। मेटरनिक इसके क्या थे, चांसलर थे। और ये वियना सम्मेलन जो हुआ था इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि राजतंत्र को फिर से स्थापित करना, राजतंत्र को यानी राजा के शासन को फिर से स्थापित करना, यही इसका उद्देश्य था। ये वियना सम्मेलन क्या चाहता था, तो वियना सम्मेलन चाहता था, है ना, वियना सम्मेलन चाहता था कि राजतंत्र फिर से स्थापित हो, गणतंत्र नहीं आए, मतलब जनता के द्वारा चुना गया शासन नहीं आए। यहाँ पर कौन सा शासन रहे, राजतंत्र ही रहे। राजतंत्र रहने का मतलब क्या है, राजतंत्र रहने का मतलब है कि यहाँ पर राजा का ही शासन रहे। ये जो है कौन चाहता था, वियना, ये जो है चाहता था मेटरनिक, और इसीलिए वो वियना कांग्रेस का आयोजन किया था। ठीक है,
तो इसी बात को हमको लिखना है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो पहले इसके बारे में कहा कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन किसे कहा जाता है। तो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन के अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। इसके अध्यक्ष कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक इसके अध्यक्ष थे, है ना। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, अब इसका उद्देश्य हम लिखे कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना, गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का फिर से स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था, गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का फिर से स्थापना करना। गणतंत्र का विरोध करना मतलब एक संविधान के अनुसार शासन ये लोग नहीं चलने देना चाहते थे, ये लोग संविधान के अनुसार शासन नहीं चलने देना चाहते थे। मेटरनिक जो था ये चाहता था कि राजा के अनुसार ही शासन चले, है ना, राजा के अनुसार ही शासन चले, राजतंत्र चले, है ना, संविधान के अनुसार शासन नहीं चले, है ना। तो यही इसी के लिए ये क्या किया, गणतंत्र का विरोध किया और राजतंत्र का फिर से स्थापना किया वियना कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम लोग, है ना। यहां तक में कोई दिक्कत, ये 2025 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में आपको इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग, ये कह रहा कि 2025 में यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया दूसरे शिफ्ट के बच्चों के लिए, है ना, कि वियना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे, वियना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। बोला है कि वियना संधि द्वारा क्या क्या परिवर्तन लाया गया, ये बताइए। वियना जो संधि हुआ वो 1815 में, है ना, इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन आया, वियना सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिया गया, है ना, क्या क्या निर्णय लिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग, वियना सम्मेलन में क्या किया गया था, गणतंत्र का विरोध किया गया और राजतंत्र का फिर से स्थापना किया गया, यानी गणतंत्र को समाप्त कर दिया गया और राजतंत्र को फिर से ला दिया गया, गणतंत्र को समाप्त कर दिया गया और राजतंत्र को फिर से ला दिया गया। तो देखते हैं कहाँ पर, है ना, कौन कौन सा राजा बनाया गया, क्या क्या किया गया। तो कह रहा है कि वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे। पहला परिवर्तन क्या हुआ, फ्रांस में बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना किया गया। फ्रांस में क्या किया गया, तो बुर्बो वंश का फिर से स्थापना करके लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। अब क्या हो गया था, फ्रांस में नेपोलियन का शासन था, फ्रांस में किसका शासन आ गया था, नेपोलियन का शासन आ गया था। लेकिन ये वियना सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया, नेपोलियन के शासन को समाप्त करके फिर से, है ना, राजतंत्र का स्थापना कर दिया गया। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का फिर से स्थापना होता है और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। किसको, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। ये जो वियना सम्मेलन था इसके द्वारा मेटरनिक क्या किया, फ्रांस में, है ना, लुई 18वां को राजा बना दिया, लुई 18वां को क्या बना दिया, राजा बना दिया, है ना। उसके बाद क्या किया, इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया, इटली को कई भागों में तोड़ दिया, इटली को कई छोटा छोटा राज्य में तोड़ दिया, है ना। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। बोला कि जर्मनी जो है, जर्मनी भी 39 भागों में बटा रहा, जर्मनी भी 39 भागों में बटा रहा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर किया गया, है ना, किसके द्वारा, तो मेटरनिक के द्वारा, या कहे तो वियना सम्मेलन जो है। फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापना किया गया और लुई 18वां को फिर से राजा बना दिया गया, है ना। फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापना किया गया और लुई 18वां को फिर से राजा बना दिया गया। इटली में क्या किया गया, है ना, इटली में क्या किया गया, इटली को कई राज्यों में बांट दिया गया, इटली को कई राज्यों में बांट दिया गया। और जर्मनी भी, है ना, ठीक है ना, जर्मनी भी 39 रियासत में, है ना, बटा हुआ रहा। जर्मनी भी 39 रियासत में क्या हुआ, बटा हुआ रहा और इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। जर्मनी पर किसका अधिकार स्थापित किया गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया, है ना। तो ये वियना सम्मेलन के द्वारा यही निर्णय लिया गया था, वियना सम्मेलन के द्वारा यही सब क्या किया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है ना, समझ गए, वियना सम्मेलन के द्वारा यही सब क्या किया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलिए। तो कमेंट वमेंट मत करिए आप सब लोग, क्योंकि माउस हमसे दूर है, ठीक है।
इसीलिए जो है दिक्कत हो रहा है आपका कमेंट पढ़ने में ज़्यादा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, नहीं तो चुपचाप पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका है वियना कांग्रेस के दो उपलब्धियों को बताइए। वियना कांग्रेस का दो कोई उपलब्धि बताइए। वियना कांग्रेस का कोई दो उपलब्धि बताइए। वियना कांग्रेस का कोई दो उपलब्धि बताइए, दो रिजल्ट बताइए, इसमें क्या क्या किया गया। तो वही दोनों बात हम लिख सकते हैं, अगर चाहें तो यही दोनों बात हम यहाँ से दो बात को लिख सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं। वियना कांग्रेस जो कि हम लोग देखे कि 1815 ईस्वी में होता है ना। 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो इसका उपलब्धि क्या क्या है, इसमें क्या क्या किया गया। तो एक तो कह रहा है पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या कर दिया, पूर्ण स्थापना करके लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। उसके बाद है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। मेटरनिक 17 का देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, है ना। और इसके लिए वो इटली और जर्मनी को क्या कर दिए, है ना, टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। इटली और जर्मनी को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दिया। तो ये इसके जगह आप चाहें तो यही आंसर सेम टू सेम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 वाला आंसर ही लिख सकते हैं, है ना, कि फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित किया गया और लुई 18वां को राजा बना दिया गया, है ना। ठीक है, इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया। जर्मनी को 39 रियासत के में जो है विभाजित रहा और उस पर ऑस्ट्रिया का जो है अधिकार किया गया। ठीक है, तो इस तरीका से दो ही बात यहाँ पर लिखना है, दो बात यहाँ पर लिख देंगे। एक तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया और दूसरा इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया। बस दो बात यहाँ पर आपको लिख देना है कि वियना कांग्रेस के द्वारा क्या क्या हुआ, है ना। वियना कांग्रेस के द्वारा क्या क्या हुआ, इसमें आपको कोई दो बात यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो यही दोनों बात आप यहाँ पे दो बात यहाँ से उठा करके वहां डाल दीजिएगा, सिंपल में तब भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं आगे आपका क्या है ना। तो कह रहा है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का आंदोलन किसने और कब किया, है ना। एक है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, ये कौन सा नीति है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, है ना। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का आंदोलन किसने और क्यों किया, है ना। बोला कि ये जो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति था, इसका आंदोलन किसने किया और कब क्यों किया, है ना। तो बोला है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का आंदोलन लुई फिलिप ने किया। किसने किया, लुई फिलिप ने किया। लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया था। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने इस नीति का प्रयोग किया, है ना। लुई फिलिप जो था क्या था, एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। वो अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, है ना। वो अपना प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया जो कि क्या था, एक कट्टर, है ना, प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हम लोग देख लिए कि लुई फिलिप क्या करता है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाता है। ये मध्यम वर्गीय नीति का मतलब क्या है कि बीच का रास्ता अपनाता है, बीच का रास्ता अपनाता है ना। जो लुई फिलिप जो था ये क्या करता है, बीच का रास्ता अपनाता है ना। ये खुद उदारवादी राजा था। खुद कैसा राजा था, उदारवादी राजा था, मतलब सबको साथ लेकर के चलने वाला राजा था, है ना। मतलब जो कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था, है ना, जो कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था उसको ये अपना प्रधानमंत्री बना दिया। मतलब ये क्या किया, मतलब दोस्त को भी साथ लेकर के चलेंगे और दुश्मन को भी साथ लेकर के चलेंगे। इसीलिए ये क्या करता है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाता है। कौन सा नीति अपनाता है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाता है। कौन, लुई फिलिप, है ना। लुई फिलिप स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाता है क्योंकि ये सबको साथ लेकर के चलना चाहता था। जो इसके पक्ष के लोग हैं उसको भी और जो इसके विपक्ष के लोग हैं उसको भी ये साथ लेकर के चलना चाहता था, है ना। इसीलिए ये स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया, है ना, ताकि हमारा जो पक्ष का लोग है वो तो खुश रहे ही रहे, अब विरोधी लोग भी खुश रहे, इसके लिए क्या करता है ना, विरोधी लोग ही खुश रहे, इसके लिए ये गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना देता है। गीजो को अपना क्या कर देता है, प्रधानमंत्री बना देता है ना। समझ गए, चलिए, है ना। तो लुई फिलिप कैसा आदमी था, उदारवादी आदमी था। इससे उदारवादी लोग खुश रहेंगे। लेकिन
गीजो क्या था? प्रतिक्रियावादी आदमी था। इससे प्रतिक्रियावादी लोग खुश रहेंगे। इससे कौन लोग खुश रहेंगे? प्रतिक्रियावादी लोग खुश रहेंगे। तो दोनों को खुश रखना है, उदारवादी को भी और प्रतिक्रियावादी को भी। और इसीलिए ये स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाता है, यानी बीच का रास्ता अपनाता है ना। और इसी के समय में 1848 में फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, है ना। 1848 में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, इसी के समय हुआ था। लुई फिलिप के समय ही 1848 में फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, है ना। चलिए बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट आपका है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 में, है ना, फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इसका क्या कारण था? इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1848 में फ्रांस में क्रांति हुआ, इसका क्या कारण था? इसको हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या दिक्कत है? साउंड ठीक है ना? साउंड ठीक है। आप लोग को इतिहास में दिक्कत है, साउंड में नहीं। थोड़ा समझने का कोशिश करिए, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। समझ गए क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, यहाँ पे आपको क्लास में सारा हम अर्थ समझा चुके हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति है। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का मतलब समझिए बीच का रास्ता अपनाना। बीच का रास्ता अपनाना मतलब अपना जो पर लोग है उसको भी खुश रखना और विरोधी लोग है उसको भी खुश रखना, है ना। ये इसका जो है, ये इसमें होता है। इसमें देख रहा है कि राजा जो है ये उदारवादी सोच का है। उदारवादी मतलब सबको साथ लेकर के चलने वाला है ना, अच्छा से अच्छा काम करने वाला है, सबको सुनने वाला है। तो ये अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया, है ना? प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को बना दिया। प्रतिक्रियावादी मतलब जो कोई सुधार होने देना नहीं चाहता है, जो किसी का नहीं सुनता है, जो तानाशाह है, ऐसा को अपना क्या बना दिया? ऐसा को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो इससे क्या हो गया? दोनों खुश हो गया, है ना। उदारवादी लोग भी खुश हो गया और प्रतिक्रियावादी लोग भी खुश हो गया, प्रतिक्रियावादी लोग भी खुश हो गया। ये क्या हो गया? बीच का रास्ता हो गया। ये क्या हो गया? बीच का रास्ता हो गया, है ना। ये आपका बीच का रास्ता हो गया। इसी को कहा गया स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। क्या कहा गया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति मतलब सबको खुश रखा जाए, है ना। जो पढ़ने वाला है उसको भी खुश रखा जाए और जो नहीं पढ़ने वाला है उसको भी खुश रखा जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाए खाली, है ना। इसमें पढ़ने वाला भी खुश रहेगा और बिना पढ़ने वाला भी खुश रहेगा। क्या? चलिए, चले हम लोग, आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखो, ये महा VVI क्वेश्चन है ना। महा VVI क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। समझिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्या कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ये आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं हम लोग इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुक जाइए। है ना। चले हम लोग आगे। चलिए, तो कह रहा कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, किसी देश में क्रांति हुआ उसका कुछ ना कुछ कारण रहा है। तो 1848 में फ्रांस में क्रांति हुआ, इसका क्या क्या कारण था, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा कि लुई फिलिप जो 1848 में फ्रांस का राजा था, इन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, जो कट्टर कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब यह किसी भी तरह का वैधानिक हो, मतलब कानूनी हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, सुधार के विरुद्ध था। ये कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था। ऐसा व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। लुई फिलिप जो था, ये क्या करता है? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाता है, जो कैसा है? जो कट्टर प्रतिक्रियावादी है। कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या है? कट्टर
कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब है कि यह किसी प्रकार का सुधार होने देना नहीं चाहता था। ये जो गीजो है ये कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था, देश में कोई विकास होने देना नहीं चाहता था, चाहे वैधानिक हो मतलब कानूनी सुधार हो, चाहे सामाजिक समाज में सुधार हो, चाहे अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार हो, किसी प्रकार के सुधार होने देना नहीं चाहता था, है ना। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखना पसंद किया। ये लुई फिलिप जो राजा था ये पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रख रहा था, है ना, पूंजीपति वर्ग के लोगों को अपने साथ रखता था। उसके पास किसी भी तरह का कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, उसके पास कोई प्लान नहीं था कि कैसे जो है देश में सुधार किया जाएगा, है ना। नहीं उसे विदेश नीति में किसी तरीका का सफलता हासिल हो रहा था, है ना। उसके विदेश नीति में किसी तरह का सफलता भी नहीं था कि दूसरे देश के साथ कैसा संबंध रखा जाए, ये भी उसको पता नहीं था, है ना। उसके बाद कह रहा है कि उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगा। इसके शासनकाल में देश में क्या हो गया, गरीबी भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ गया। इसी के वजह से गीजो का आलोचना होने लगा, हर जगह लोग गीजो का आलोचना करने लगे। और इसी कारण कहीं ना कहीं 1848 में क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति होता है। और इसी के वजह से 1848 में फ्रांस का क्रांति हुआ, है ना। तो इसको आपको अपने भाषा में क्या करना है, लिखना है कि लुई फिलिप, है ना, लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप फ्रांस का जो शासक है लुई फिलिप, वो क्या करता है, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। गीजो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, वह किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होने देना चाहता था, है ना। लुई फिलिप भी पूंजीपति वर्ग के लोगों को, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनको अपने साथ रखना चाहता था, है ना। गरीबों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, है ना। उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कोई विदेश नीति नहीं था, मतलब, है ना, कोई विदेश नीति उसके पास नहीं था कि विदेशों के साथ कैसे संबंध रखा जाएगा, है ना। इसके शासनकाल में क्या हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब बढ़ने लगा। इसके वजह से हर जगह जो है ना, राजा का आलोचना होने लगा, हर जगह राजा का बुराई होने लगा। और इसी वजह से 1848 में क्या हुआ, है ना, फ्रांस का क्रांति हुआ। इसी वजह से 1848 में क्या होता है, फ्रांस का क्रांति होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़े हम लोग आगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको समझ में आ गया। 1848 में फ्रांस का क्रांति, 1848 में फ्रांस का क्रांति किसके खिलाफ हुआ है, तो लुई फिलिप के खिलाफ हुआ है। लुई फिलिप एक जो है ऐसा शासक है जो अमीर वर्ग के लोगों को अपने साथ रखता है, कोई विकास का काम नहीं करता है ना, विदेशों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखता है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इसके शासनकाल में बढ़ जाता है। और इसी के वजह से जनता गुस्सा होकर के और इसके खिलाफ क्या कर देता है, क्रांति कर देता है। इसके खिलाफ क्या कर देता है, क्रांति कर देता है। ठीक है, समझ गए, बताइए, समझ में आया। नाम यहाँ पर याद रखना होगा आपको, एगो लुई फिलिप है, एगो गीजो, और दोनों का क्या करना है, खूब बुराई करना है, दोनों का खूब बुराई कर देना है। कोई क्रांति कब किसी के खिलाफ होगा, जैसे आप हमारे खिलाफ क्रांति कब करिएगा, हम पूरे साल भर पढ़ाई भी नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, नहीं, है ना, तब आप हमारे खिलाफ क्या कर दीजिएगा, क्रांति कर दीजिएगा, नहीं। तो यही चीज होता है यहाँ पर, है ना। यही चीज यहाँ पर हुआ कि एक राजा है लुई फिलिप, है ना, वह क्या करता है, कुछ अच्छा काम नहीं करता है, अमीर लोगों को साथ रखता है, गरीब जिसका जनसंख्या ज्यादा है उसको साथ नहीं रखता है। इसके शासनकाल में अच्छा काम नहीं होता, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी सब बढ़ जाता है ना। इसी से जनता नाराज होकर के और 1848 में क्या कर देता है, क्रांति कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ये हम लोगों को देखना है, ये हम लोगों को समझना है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण में, देखिए चैट को हटा दीजिए, देखिए चैट को नहीं हटाएंगे, आप क्या करिए कि चैट को अपना बंद कर लीजिए, है ना। मोबाइल में जो है कमेंट को ऑफ करके फुल स्क्रीन कर लीजिए और सामने में रख लीजिए मोबाइल, किसी का कमेंट ही नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोला कि इटली और जर्मनी, है ना, दो अलग अलग देश है जो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था, है ना। इटली कई भागों में बटा हुआ था, जर्मनी भी कई भागों में बटा हुआ था, है ना। इसका एकीकरण किया गया जिसमें
ऑस्ट्रिया एक देश था, इसका क्या भूमिका था? ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था? ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था? ऑस्ट्रिया मतलब मेटरनिक, यहाँ पर यहाँ का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। तो इसका क्या भूमिका था? ये क्या कर रहा था, है ना? मेटरनिक ये क्या कर रहा था? मेटरनिक या मेटरनिक ये क्या कर रहा था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में मदद कर रहा था कि डिस्टर्ब कर रहा था इटली और जर्मनी के एकीकरण को? ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है? बताना है ना? तो कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ये क्या था? एक बहुत बड़ा बाधा था। यही इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ये जो ऑस्ट्रिया है, ये जो मेटरनिक है, ये इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, है ना? कह रहा है कि इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इटली का दो क्षेत्र है, वेनेसिया और लोम्बार्डी। इटली का दो क्षेत्र है, वेनेसिया और लोम्बार्डी। इस पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था, है ना? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन, है ना, मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन से इसको दबा दिया। मेटरनिक जो है, मेटरनिक ये क्या किया था? ये मेजनी जो था ये इटली के एकीकरण करने का प्रयास करता है, लेकिन मेटरनिक जो रहता है ऑस्ट्रिया का चांसलर, क्या करता है? यहाँ पर जो मेजनी आंदोलन करता है इटली में, उसको आंदोलन को दबा देता है ना? मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है वो क्या करता है? मेजनी के आंदोलन को दबा देता है, ठीक है? तो हम लोग देखें कि इटली जो था, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली का कुछ क्षेत्र है वेनेसिया और लोम्बार्डी, इस पर जो है ना, ऑस्ट्रिया का कब्जा भी था। और मेजनी जब इटली का एकीकरण करना चाहता है तो ऑस्ट्रिया उसको क्या कर देता है? दबा देता है। ऑस्ट्रिया उसको दबा देता है। उसके बाद देखते हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिक ने दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश के द्वारा दबा दिया, है ना? हम लोग देखें कि जर्मनी में भी जब लोग एकीकरण करना चाहे, जर्मनी का जब एकीकरण होना चाहा, जर्मनी में जब राष्ट्रवाद का भावना जन्म ले रहा था, तो वहाँ पर कार्लसबाद का एक आदेश लाया गया, एक कानून लाया गया, जिस कानून का नाम है कार्लसबाद का आदेश। और इस कानून के द्वारा जर्मनी में राष्ट्रवाद के भावना को दबा दिया गया, है ना? तो ये जो था ऑस्ट्रिया, ये इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, है ना? ठीक है ना? ठीक है, समझ गए? ऑस्ट्रिया जो था ये इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। पहले वियना सम्मेलन हुआ था, वहां पर ही इटली और जर्मनी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था, है ना? और इटली का जो कुछ क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया, जर्मनी का कुछ क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। जब इटली का एकीकरण मेजनी करना चाहा तो उसको दबा दिया। जब जर्मनी का एकीकरण, है ना, जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना जन्म लेने लगा, जर्मनी का एकीकरण होना शुरू हुआ, तो फिर क्या हुआ कि कार्लसबाद का आदेश, एक कानून लाया गया। और इस कानून के द्वारा, है ना, जर्मनी में जो राष्ट्रवाद का भावना जन्म ले रहा था उसको दबा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, ठीक है? चलिए, समझ गए? बढ़े हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह, है ना, सहायक हुआ? बोल रहा है कि यूरोप महादेश है, यहाँ पर राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का क्या योगदान रहा है ना? यहाँ पर राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का क्या योगदान रहा है? यूरोप एक महादेश है, इसके अंतर्गत बहुत सारा देश है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, मुख्य रूप से ये सब देश है ना? फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो नेपोलियन जो है यहाँ पर किस तरीका से फ्रांस को एक करने के लिए, इटली को एक करने के लिए, जर्मनी को एक करने का काम किया, है ना? ये आपको बताना है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह सहायक हुआ, ये आपको क्या करना है? बताना है। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद कहे मतलब कि फ्रांस में अलग, इटली में अलग, जर्मनी में अलग, सब के बारे में यहाँ पर लिखना है कि नेपोलियन फ्रांस में क्या किया, इटली में क्या किया, जर्मनी में क्या किया, है ना? और किस तरीका से जो है इटली, फ्रांस और जर्मनी का योगदान, एकीकरण नेपोलियन के वजह से हो पाया, नेपोलियन के योगदान के कारण हुआ, ठीक है? तो कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण भूमिका योगदान, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बोल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण का बहुत बड़ा योगदान है ना? इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 राज्य में गठन किया गया। इटली बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, लेकिन इटली के जीतने के बाद नेपोलियन क्या करता है? तो इटली को 3 भागों में बांट देता है, मात्र 3 भागों में बांट देता है। तो इससे इसका एकीकरण कहीं ना कहीं शुरू हो गया यहीं से,
है ना। इटली को जब ये जीतता है नेपोलियन तो इसको 3 भागों में क्या कर देता है, बांट देता है ना। उसके बाद 1806 में नेपोलियन जो है जर्मनी में जर्मन राइन राज संघ का निर्माण करता है, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया, है ना। जर्मनी में ये क्या किया, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया, है ना। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के कई राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, है ना, वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, है ना, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, तो मार्ग जो है ना, मार्ग प्रशस्त हुआ मतलब खुला, मार्ग प्रशस्त हुआ मतलब मार्ग खुला, ठीक है। तो ये जो नेपोलियन था ये फ्रांस को तो जीता ही था, फ्रांस के बाद ये इटली जाता है, इटली जब जाता है तो इटली जो है इटली पर आक्रमण करता है, तो इटली बहुत सारे भागों में बटा रहता है, उसको 3 गणराज्य में गठन कर देता है, 3 भागों में बांट देता है। फिर ये जर्मनी में जाता है तो जर्मनी में जर्मन राइन राज संघ का निर्माण करता है, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण कर देता है जर्मनी में सभी राज्य को मिला करके, है ना। ये नेपोलियन क्या किया, इटली और जर्मनी के बहुत सारे ऐसे राज थे जो सिर्फ नाम के राज थे, है ना, सिर्फ नाम के राज थे। वहां पर आक्रमण करने के बाद जो है ये उसको, है ना, क्या करता है, पूरा वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, मतलब उसको सही से राज बनाता है, और इस तरीका से कहीं ना कहीं आगे जाकर के इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाता है नेपोलियन के योगदान के वजह से, ठीक है, समझ गए, है ना। चलिए, तो इस वजह से नेपोलियन के योगदान के वजह से इटली और जर्मनी का क्या हो जाता है, एकीकरण हो पाता है, ठीक है। चले हम लोग आगे, यहां तक कोई दिक्कत, चले बताइए, चले हम लोग आगे। चलिए बढ़े बढ़े आगे हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1804 होगा नहीं, बिल्कुल 1806 ही है ना, 1806 ही है। चले, चलिए, है ना। तो यूरोप जो है आपका, यूरोप में हम लोग देखें कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का जो योगदान है वह किस तरीका का है, ये हम लोग देख लिए, है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में बता रहा, मेजनी कौन था, है ना। तो कह रहा है कि मेजनी जिसका इटली के एकीकरण में योगदान है, किसके एकीकरण में, इटली के एकीकरण में मेजनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है ना। तो कह रहा है कि मेजनी साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी क्या था, मेजनी जो है एक क्या है, साहित्यकार है, मेजनी क्या है, एक साहित्यकार है, साहित्यकार मतलब, है ना, इसको किताब उताब का ज्ञान था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक मतलब ये गणतंत्र लाना चाहता था, गणतंत्र लाना चाहता था, संविधान के अनुसार, है ना, देश को ये चलाना चाहता था, है ना। और योग्य सेनापति, योग्य सेनापति है मतलब ये एक सेनापति भी था, है ना, सेनापति भी था मतलब सेना को पहले ये नियंत्रित करता था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था, कार्बोनरी नाम का एक गुप्त दल था, है ना, उसका ये सदस्य भी था इटली में, है ना। मेजनी ने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, मेजनी 1831 में यंग इटली नाम का संस्था का स्थापना करता है, 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का भी स्थापना किया था। तो मेजनी के बारे में ये सब आपको ध्यान रखना है कि मेजनी एक साहित्यकार था, मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था, है ना। मेजनी साहित्यकार था मतलब पुस्तकों में इसको रुचि था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था यानी संविधान के अनुसार ये देश को, है ना, देश को जो है चलाना चाह रहा था, है ना, और एक योग्य सेनापति भी था, है ना। यह कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था, एक कार्बोनरी नामक गुप्त दल बना था, है ना, इटली का एकीकरण करने के लिए उसका ये मेंबर था, उसमें ये जुड़ा हुआ था। बाद में ये एक संस्था बनाता है यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप बनाता है 1834 में, यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप बनाता है 1834 में, ठीक है। तो मेजनी के बारे में हम लोग जान लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग
10 क्वेश्चन को कंप्लीट किए, है ना। 10 क्वेश्चन तक को यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। तो एक बार आप सब लोग बताएंगे कि 10 में से आप लोग को कितना समझ में आ गया, है ना। 10 में से आप लोग को कितना समझ में आ गया, एक बार जल्दी सब लोग बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चले, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि गेरिबाल्डी के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ आराम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और समझ समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई घटना है ना। सब जो है परिभाषा और विभाषा नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा घटना है कि पूरा उससे पूरा देश जो है, पूरा देश प्रभावित हुआ, उतना बड़ा घटना है ना। तो उसको आपको अच्छे से जो है क्या करेंगे, अच्छे से जो है समझेंगे, तभी आप उसको लिख पाएंगे। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से जो है समझाया जाए, ठीक है ना। चलिए, हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरिबाल्डी के कामों का चर्चा करें। ये गेरिबाल्डी है ना, मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी, है ना। मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी, ये जो आपका है ये क्या है, इसके इटली के एकीकरण में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी का, है ना। तो मेजनी के बारे में अभी हम लोग देखे, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, गेरिबाल्डी के बारे में हम लोग देखेंगे, गेरिबाल्डी के बारे में हम लोग देखेंगे। गेरिबाल्डी भी, ये भी, इसका भी इटली के एकीकरण में एक योगदान है, इटली के एकीकरण में क्या है, योगदान है ना। ठीक है, मेजनी का भी था और ये गेरिबाल्डी का भी है। ये आपका मेजनी है, इसका भी इटली के एकीकरण में योगदान था। अब ये आपका गेरिबाल्डी है, ये भी इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया है। ये इटली के एकीकरण के लिए क्या क्या किया, ये हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो कह रहा है गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ये पेशा से क्या था, एक नाविक था। पेशा से एक नाविक था मतलब नाव चलाता था। गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया, है ना। गेरिबाल्डी क्या करता है, तो इटली का दो क्षेत्र है, एक है सिसिली और एक है नेपल्स। इटली में दो क्षेत्र था, एक सिसिली और नेपल्स, इस पर जो है क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है और यहाँ पर गणतंत्र का स्थापना कर देता है, यहाँ पर गणतंत्र का स्थापना कर देता है ना। गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काउंट काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपना सेना भेज दिया। अब गेरिबाल्डी आगे आकर रोम पर आक्रमण करना चाहता था, रोम पर आक्रमण करना चाहता था कौन, गेरिबाल्डी। इधर से आ रहा था दक्षिण की तरफ से गेरिबाल्डी और इधर की तरफ से आ रहा था कौन, इधर की तरफ से आपका काउंट काबूर। कौन, काउंट काबूर, काउंट काबूर, है ना। तो कह रहे कि जब गेरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया तो काउंट काबूर अपना सेना यहाँ पर भेज देता है, सेना यहाँ पर भेज देता है। काउंट काबूर भी इटली का एकीकरण ही करना चाहता था, गेरिबाल्डी भी इटली का एकीकरण करना चाहता था और काउंट काबूर भी इटली का एकीकरण करना चाहता था, है ना। कह रहे इसी बीच गेरिबाल्डी का भेंट काउंट काबूर से हो गया। इसी बीच जो है गेरिबाल्डी किससे मिलता है, काउंट काबूर से मिलता है। गेरिबाल्डी और काउंट काबूर मिल जाता है यहाँ पर रोम में, है ना। वह इसके बाद क्या करता है ये गेरिबाल्डी, वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को, जो क्षेत्र ये जीता था सिसिली और नेपल्स का, गेरिबाल्डी क्या करता है, ये जो क्षेत्र है यह विक्टर एमुनियल, विक्टर एमुनियल जो यहाँ का राजा था, यहाँ का राजा था काउंट काबूर, काउंट काबूर का ये शासक था, काउंट काबूर प्रधानमंत्री था और इसका ये शासक था विक्टर एमुनियल, उसको दे देता है, यानी काउंट काबूर को दे देता है। इस तरह गेरिबाल्डी के सहयोग से, गेरिबाल्डी के सहयोग से क्या हुआ, गेरिबाल्डी के मदद से इटली का एकीकरण संभव हो पाया, इटली का एकीकरण संभव हो पाया, है ना। ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। गेरिबाल्डी के कामों का चर्चा करना है कि इटली के एकीकरण करने के लिए गेरिबाल्डी ने क्या किया, इटली के एकीकरण करने के लिए गेरिबाल्डी ने क्या किया। तो इटली में दो क्षेत्र था, सिसिली और नेपल्स। क्या नाम है, सिसिली और नेपल्स। ये दक्षिणी इटली है, सिसिली और नेपल्स, यहाँ पर ये जीत प्राप्त किया था, यहाँ पर गणतंत्र का स्थापना किया था गेरिबाल्डी। इधर से काउंट काबूर भी आ रहा था, है ना, विक्टर एमुनियल का प्रधानमंत्री काउंट काबूर भी इटली का एकीकरण करने आ रहा था। जब ये दोनों ये आगे बढ़ता है रोम पर आक्रमण करने के लिए गेरिबाल्डी, तो रोम में उसका मुलाकात हो जाता है किससे, काउंट काबूर से। तो ये गेरिबाल्डी क्या करता है, अपना सब कुछ जीता हुआ जो क्षेत्र है ना, सिसिली और नेपल्स का जो जीता हुआ क्षेत्र है ये दे देता है इसी को, काउंट काबूर को या विक्टर एमुनियल को दे दिया, है ना। और इसी के सहयोग से क्या हुआ, इसी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया, इटली का एकीकरण क्या हो पाया, संभव हो पाया। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़े आगे हम लोग।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग देखें अभी तक इटली के एकीकरण के बारे में जान रहे थे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, काउंट काबूर का, ये गेरिबाल्डी का क्या योगदान है, ये हम लोग देख रहे थे, है ना। अब हम लोग आ गए जर्मनी। कहाँ आ गए? जर्मनी। देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधा थी, जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या समस्या था, ये हम लोग समझते हैं, ये हम लोग देखते हैं, है ना। तो कह रहा है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी जो है ना 300 छोटा छोटा राज्य में विभक्त था। अब 300 राज्य को एक करना बहुत बड़ा काम था, नहीं। उसके बाद है, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। उत्तरी ईसाई धर्म में दो भाग होता है, एक होता है प्रोटेस्ट और एक होता है कैथोलिक, है ना। ईसाई धर्म का ये दो रूप होता है, एक होता है प्रोटेस्ट और एक होता है कैथोलिक। तो उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट का संख्या ज्यादा था और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक का संख्या ज्यादा था, है ना। तो ये दोनों अलग अलग रहना चाहते थे, एक नहीं होना चाहते थे, ये भी एक समस्या था। उसके बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यहाँ के लोगों में देश के प्रति प्रेम का भावना नहीं था। यहाँ के लोगों में क्या था? देश के प्रति प्रेम का भावना नहीं था। तो इसलिए भी ये आजाद, है ना, ये आपका एकीकरण नहीं हो पा रहा था, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी, जर्मनी में के एकीकरण में क्या क्या समस्या था? तो पहला है कि जर्मनी में लगभग 300 से अधिक छोटे बड़े, जर्मनी लगभग 300, है ना, छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। पहला समस्या ये था, 300 छोटा छोटा राज्य है, उसको एक करना है, बहुत बड़ा समस्या। उसके बाद उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट का संख्या ज्यादा था, दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जर्मनी में एकता नहीं था, जर्मनी के लोगों में एकता नहीं था, है ना। देश के प्रति प्रेम का भावना उन लोगों में नहीं था, ये भी इसके एकीकरण में बाधा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि जालबेरिन का गठन क्यों हुआ? जालबेरिन एक संस्था है, इसका गठन क्यों किया गया था, ये आपको 2025 में पूछा गया है ना। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जालबेरिन, है ना, जालबेरिन का गठन क्यों हुआ, ये आप बताइए, है ना। जालबेरिन का गठन क्यों हुआ, ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि 1834 में जर्मनी के व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए परसा के नेतृत्व में, है ना, जालबेरिन नामक एक आर्थिक संघ का गठन किया, है ना। जालबेरिन ने क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, है ना। तो ये जर्मनी के व्यापारियों का एक संगठन था। जालबेरिन क्या था? जर्मनी के व्यापारियों का एक संगठन था और इसका जो गठन है 1834 ईस्वी में किया गया। जर्मनी के सभी व्यापारी एक होकर के और जालबेरिन नाम के संस्था का गठन 1834 ईस्वी में किए थे, है ना। इसमें क्या किया गया? जर्मनी जो देश है इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो व्यापारी थे वो अपना क्षेत्रीय चीज को, है ना, त्याग करके, क्षेत्रीय चीज को त्याग करके और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिए। मतलब पूरा हम जर्मनी के व्यापारी एक है ऐसा ये संदेश दिए। जर्मनी के व्यापारी पूरा एक है ऐसा इनके द्वारा संदेश दिया गया, ठीक है ना, समझ गए। तो जर्मनी एक देश है और यहाँ पर बहुत सारा व्यापारी लोग थे, लेकिन 1834 में क्या हुआ कि जर्मनी के सभी व्यापारी एक होकर के और जालबेरिन नाम का संस्था का गठन किए थे। क्यों किए थे? तो जर्मनी के क्षेत्रीय आदत को कुचलकर, जर्मनी में जो अलग अलग क्षेत्र का जो व्यापारी था वो अपना चीज को भुला करके, त्याग करके और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, पूरा राष्ट्र के व्यापारी एक है ना, ऐसा बताने के लिए, ऐसा करने के लिए जो है क्या किए थे, उन लोगों ने जालबेरिन नाम के संस्था का गठन किया था, ठीक है, समझ गए। बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कौन करवाया? बिस्मार्क करवाया है। लेकिन बिना विलियम प्रथम का, है ना, बिना विलियम प्रथम का जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। कैसे? ये आपको बताना है। जर्मनी का एकीकरण का जो करवाने वाला है वो कौन है? बिस्मार्क है। जर्मनी का एकीकरण करवाने वाला कौन है? बिस्मार्क है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बिना विलियम प्रथम का जर्मनी का एकीकरण, है ना, क्यों नहीं होता, ये बताइए, है ना। तो बोल रहा है कि विलियम प्रथम जो था, है ना, वो जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बिना हराए, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बिना पराजित किए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है ना। विलियम प्रथम जो यहाँ का शासक था उसको पता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों को पराजित करना होगा, दोनों को हराना होगा, तब जर्मनी का एकीकरण होगा।
जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया, इसीलिए बिस्मार्क को विलियम प्रथम क्या बनाया, अपना प्रधानमंत्री बनाया, है ना। विलियम प्रथम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण क्या था, असंभव था, है ना। बोला है कि विलियम प्रथम अगर बिस्मार्क को अपना, है ना, प्रधानमंत्री नहीं बनाता, चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता, ठीक है, यही बात कहा जा रहा है ना, समझ गए। चलिए, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया, है ना। लेकिन अगर जो है विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। विलियम प्रथम को पता था कि हमको ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराना होगा, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को कौन हरा सकता है, तो बिस्मार्क हरा सकता है, ये बात उसको पता था, इसीलिए बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने क्या क्या किया, ये आपको बताना है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क जो है क्या क्या किया था, ये आपको बताना है ना। जर्मनी को एक करने के लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने क्या क्या किया, ये आपको बताना है ना। तो कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाया। क्या अपनाया, रक्त और लोह की नीति अपनाया। कौन सा नीति अपनाया, रक्त और लोह की नीति अपनाया। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति को अपनाया है। कौन सा नीति अपनाया है, रक्त और लोह की नीति को अपनाया है ना। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है ना। इसीलिए वह क्या करता है, डेनमार्क ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क रक्त और लोह का नीति अपनाया। रक्त और लोह का नीति का मतलब है कि युद्ध लड़ना, क्या होता है, युद्ध लड़ने का नीति अपनाया, है ना। इसका मानना था कि बिना युद्ध लड़े जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, इसीलिए यह डेनमार्क के साथ, है ना, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रिया, है ना। यहाँ पे जो टाइपिस्ट है वो क्या करता है, अपने मन से लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क जो है रक्त और लोह का नीति को अपनाता है। कौन सा नीति, रक्त और लोह का नीति। रक्त और लोह का नीति का मतलब युद्ध लड़ना होगा, है ना, यही था इसका का मानना था। बिस्मार्क का मानना था बिना सेना के, बिना युद्ध के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसीलिए ये तीन देशों के साथ, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ युद्ध लड़ता है। डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस के साथ युद्ध लड़ता है, और इसके बाद क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद का मतलब क्या है, पूंजीवाद का क्या परिभाषा है। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा चीज आपको आएगा जो दूसरे विषय में आप पढ़े होंगे, तो वहां पर की चीज को आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आया पूंजीवाद क्या है, और पूंजीवाद के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े हैं, पूंजीवाद के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में अभी पढ़े ही हैं, कल ही, मतलब कल ही पढ़े हैं, है ना। लघुत्तरीय कल परसों में जो पढ़े हैं वहां पर पूंजीवाद के बारे में हम लोग जाने हैं कि पूंजीवाद क्या होता है। तो यहाँ पर चाहे तो हम लोग वो परिभाषा का यूज कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पूंजीवाद क्या है, तो कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था, है ना, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, मतलब उत्पादन के साधन पर यानी वहां के जितना भी चीज है, फैक्ट्री वगैरह है, उस पर पूंजीपति का नियंत्रण है, तो उसे पूंजीवाद कहते हैं, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा देश जहां पर, है ना, उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण है, पूंजीपति लोगों का नियंत्रण है। पूंजीपति मतलब अमीर लोगों का, है ना, बिजनेसमैन लोगों का नियंत्रण है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवाद कहेंगे। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक पूंजीवाद देश है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है ना। तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, जो है उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है। नहीं, बढ़े आगे हम लोग, है ना, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट परिभाषा है साम्यवाद क्या है। साम्यवाद का विचार क्या है, ये आपको बताना है कि साम्यवाद क्या होता है ना।
देखिए एक होता है समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है, उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। और ये क्या है, साम्यवाद। साम्यवाद का क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा देश जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। समाज के जो सभी लोग हैं उसका समान रूप से अधिकार होता है और सारा संपत्ति सरकार के अधीन होता है, तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। तो ये समाजवाद का एक बड़ा रूप है। समाजवाद का क्या है, एक बड़ा रूप है साम्यवाद, है ना। इसमें क्या होता है, समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। और संपत्ति मतलब सरकार के अधीन ही होता है, लेकिन उस पर समाज के सभी लोगों का बराबर रूप से हर हक होता है। तो इसको साम्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है। जैसे कि चीन में साम्यवादी व्यवस्था है। चीन में कहा है, चीन में आपका साम्यवादी शासन व्यवस्था है ना। ठीक है, चीन में आपका साम्यवादी शासन व्यवस्था ठीक है ना। तो समाजवाद और साम्यवाद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। साम्यवाद और समाजवाद में थोड़ा सा क्या है, मात्र फर्क है। सब आपको हम क्लास में जब पढ़ाएं तो वहां पर आपको हम बताए हैं, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। जितना भी चीज है देश में सब पर समाज के सभी लोगों का, है ना, बराबर बराबर अधिकार माना जाता है। और सभी संपत्ति सरकार के अधीन होता है। जितना भी संपत्ति होता है उस पर किसका, वो किसके अधीन होता है, सरकार के अधीन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कार्ल मार्क्स, नहीं, है ना। चलिए, तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स, है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। चले, तो कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहां पर, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। मार्क्स और एंगल्स, बाद में कह रहा है कि मार्क्स और इनके दोस्त एंगल्स थे, इनके द्वारा 1848 में, है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया गया कि साम्यवादी घोषणा पत्र, रूस में साम्यवाद आएगा तो यहाँ का जो है क्या क्या इसमें होगा, ये बात ये बताए थे, है ना, 1848 में अपने दोस्त के साथ मिल करके। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जो हमारे यहाँ समाजवाद आया है इसका जनक ही किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है।